वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस के 3rd चैप्टर की, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है एक रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट का हम क्वांटिटी लेते हैं 5.3 ग्राम्स और उसको रिएक्ट कराते हैं किससे, एथेनोइक एसिड से, जिसकी क्वांटिटी होती है 6 ग्राम्स। ठीक है, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट। तो जब सोडियम कार्बोनेट के 5.3 ग्राम के क्वांटिटी के साथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक का रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, उसका प्रोडक्ट आता है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट। तो करना क्या है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन अग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये ऑब्ज़र्व करके बताइए कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ अग्री करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं क्वेश्चन को हमने समझ लिया एक्चुअली कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं 6 ग्राम एथेनोइक एसिड को, और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम एथेनोएट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट को जब एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट की जो क्वांटिटी है वो 5.3 ग्राम है, देन एथेनोइक एसिड का है कितना 6 ग्राम, इन दोनों का रिएक्शन कराया तो क्या क्या प्रोडक्ट में आया, सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और कितनी कितनी क्वांटिटी आ गई वो हमें पता है। सोडियम कार्बोनेट की आ गई 8.2 ग्राम्स, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया 2.2 ग्राम्स एंड वाटर का आ गया 0.9 ग्राम। तो आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये अग्री करता है या नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है द मास ऑफ द रिएक्टेंस इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंस क्या है, जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, रिएक्टेंस यहाँ पे हो गया ये दोनों सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड रिएक्टेंस हो गए। अब ये जो रिएक्ट करेंगे इनका जो मास है ना ये प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है, इनके मास के बराबर होगा। क्लियर है, तो और क्या कहता है, दैट इज़ द टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इक्वल्स टू द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास दोनों इक्वल होना चाहिए, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो पहले का मास देख लीजिए कितना है 5.3 ग्राम और 6 ग्राम को ऐड करिए तो आ जाएगा 11.3 ग्राम्स पहले का, इन दोनों का मिला के पहले का मास इतना है। और आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 ग्राम्स, इनको भी आप ऐड करिएगा तो आ जाएगा 11.3 ग्राम्स। यानी कि देखिए रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद, यानी कि रिएक्टेंस का और प्रोडक्ट का दोनों का मास सेम है। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो चलिए आंसर एक बार देख लेते हैं। आंसर है, इन द गिवन रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द एथेनोइक एसिड। हमें पता है, मैंने बताया कि इन द गिवन रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द एथेनोइक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट एथेनोइट, सोडियम कार्बोनेट एथेनोइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्या क्या हो रहा है प्रोडक्ट में ये हमें समझ में आ गया। देखिए जैसे ये था सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे थे, सोडियम एथेनोइड बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, वाटर बन रहा था। ठीक है, अब मास सबका मैंने बता दिया हुआ था। सोडियम कार्बोनेट का 5.3 था, एथेनोइक एसिड का 6 ग्राम था, तो इन दोनों का मास प्लस इन तीनों का मास इक्वल हो गया। दोनों मतलब बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन दोनों का मास इक्वल हो गया, और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए यही है यहाँ पे, देखिए नाउ टोटल मास बिफोर द रिएक्शन यानी कि 5.3 प्लस 6 11.3 ग्राम्स
एंड टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 यानी कि 11.3 ग्राम्स, दोनों बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन दोनों सेम मास आ गया. दैट्स वाई दैट इज टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन. हेंस द गिवन ऑब्जर्वेशन आर इन अग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल अग्री करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मास से. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है समझ गए. जो मास होगा बिफोर रिएक्शन और जो मास होगा प्रोडक्ट का आफ्टर रिएक्शन ये दोनों इक्वल होंगे. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with the 3 gram of hydrogen gas? ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिए. कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं 1:8 के रेशियो में. ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2, ये दोनों जो हो रहे हैं कंबाइंड आपस में 1:8 के रेशियो में हो करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं वाटर. ठीक है, 1:8 के रेशियो में. तो कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो देखिए हमें पता है कि 1 ग्राम अगर हम लेंगे हाइड्रोजन का तो 8 ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का. तो 3 ग्राम जब हाइड्रोजन का है तो यूनिटरी मेथड से देखा जाए तो 8 × 3 24 ग्राम्स लेना पड़ेगा ना हमें. किसका, ऑक्सीजन का. तो आंसर एक बार देखते हैं आंसर क्या है. अच्छा फिर से एक चीज़ और कि जो H2O है वाटर है उसमें जो रेशियो होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो 1:8 के रेशियो में ही होगा. चाहे वो पानी कहीं से भी आप निकाल लीजिए, चाहे वो पानी आपके टैप से आ रहा है, चाहे वो पानी आप रिवर से निकाल रहे हो, चाहे वो पानी आप कुएं से वेल से निकाल रहे हो या नाले का पानी है, कुछ भी पानी है, अगर वो H2O है वाटर है तो उसमें जो रेशियो होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो क्या होगा 1:8 के रेशियो में होगा. यानी कि जब 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या होगा उसमें, यानी कि एक एटम उसमें है किसका, हाइड्रोजन का, तो 8 किसका होगा, नहीं 8 ग्राम होगा किसका, ऑक्सीजन का. तो वही है जब 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसमें ऑक्सीजन कितना लगेगा, वही पूछ रहा है कि what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas. तो आंसर है it is given that the ratio of hydrogen and oxygen by mass to form water is 1:8. 1:8 के मास में होगा, हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा. then the mass of oxygen gas required to react with completely with 1 gram of hydrogen is 8 ग्राम. यानी कि 1 ग्राम जब हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है. इसी तरह से देयरफॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वुड बी 8 × 3 यानी कि 24 ग्राम. समझ में आ गया आपको, यूनिटरी मेथड लग रहा था. 1 ग्राम हाइड्रोजन था तो 8 ग्राम लग रहा था आपका ऑक्सीजन. तो जब 3 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो कितना ऑक्सीजन लग जाएगा, 8 × 3 यानी कि 24 ग्राम्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज़ द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इससे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट ठीक है समझ में आता है. यानी कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मिलता है, ठीक है, या उसका रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो आंसर देखिए, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एटम्स आर इंडिविजिबल particles which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. अच्छा, इसको समझते हैं अच्छे से. ये पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं. इसको आप, ये इंडिविजिबल होता है, आप ब्रेक नहीं कर सकते. हाँ,
ना आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, विच कैन नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कैसे? तो अभी अभी हमने बात की कि H2O में जो होता है, सॉरी H2O मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी हमने बात की कि कि जो रिएक्टेंस होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है इनका मास क्या होता है? बराबर होता है, राइट? यानी कि दो एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब, और उनका जो प्रोडक्ट आएगा उनका दोनों का मास इक्वल होगा। जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि जो रिएक्शन के पहले जितना मास था 11.3 था, और रिएक्शन के बाद जितना मास था सारे प्रोडक्ट्स का मिला के वो दोनों इक्वल था। तो इससे क्या समझ में आता है कि मास रिएक्शन के पहले भी सेम है और रिएक्शन के बाद भी सेम है, ठीक है? यानी कि जो एटम्स का मास है, यानी कि जो एटम्स हैं वो ना बन रहे हैं ना डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, सेम है, ठीक है? तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट है वो यही कहता है, और ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये उसी का रिजल्ट है। और इससे ये पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कौन सा पोस्टुलेट निकल के आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। वो पोस्टुलेट है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन? ठीक है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन? तो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में बात की H2O की, यानी कि उसमें जो रेशियो होता है मास का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का वो 1:8 होता है, राइट? अभी अभी हमने बात की 1:8 होता है H2O। जो रेशियो होगा मास का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो 1:8 का होगा, यानी कि हाइड्रोजन का अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम होगा, यानी कि 8 ग्राम होगा, ठीक है? चाहे वो आप कहीं से भी निकाल लीजिए, रिवर से या टैप से या वेल से, कुएं से, कहीं से भी वो पानी निकाल लीजिए, उस पानी में ये जो रेशियो होगा इन दोनों गैसेस का वो सेम होगा, ठीक है? 1:8 होगा। तो इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि इन एनी केमिकल कंपाउंड द केमिकल एलिमेंट्स आर फिक्स्ड बाय मास। जैसे H2O में जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है इनका जो मास है वो फिक्स्ड है, 1:8 के रेशियो में है। क्लियर? ठीक है, केमिकल एलिमेंट्स रेशियो आर फिक्स्ड बाय मास। ओके, अगर वाटर की बात कर ले H2O तो इनमें H हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनका जो रेशियो हो जाएगा वो 1:8 हो जाएगा, चाहे वो पानी आप कहीं से निकाल लीजिए। तो फिक्स्ड है, रेशियो जो है फिक्स्ड है, मास का जो रेशियो है वो फिक्स्ड है, ठीक है? इससे ही कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो मास होगा वो मास का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, चाहे वो चीज़ आप किसी भी सोर्स से ले आइए या उसका वेट कितना भी हो, जो रेशियो होगा मास का वो सेम होगा। क्लियर है? तो इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और ये कौन से पोस्टुलेट को बताता है तो वो देखते हैं। आंसर है द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो मास होगा या रिलेटिव नंबर या काइंड ऑफ एटम्स, जितने एटम्स होंगे वो किसी कंपाउंड में कांस्टेंट रहेंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से आप उस कंपाउंड को ला रहे हो, जैसा वाटर का मैंने एग्जांपल दिया। तो जो रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड में कांस्टेंट रहते हैं, यही पोस्टुलेट है। और यही पोस्टुलेट निकलता है किससे? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? तो आंसर है मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, यानी कि 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड द एटॉमिक मास यूनिट। इट इज़ रिटन एज U। ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है? U का मतलब होता है यूनिफाइड। ठीक है,
तो इसको AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, और अभी इसको क्या कहने लगे हैं, सिर्फ U कहने लगे हैं, यूनिफाइड। ऐसे इसको, इसका एक और नाम है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो ये होता क्या है, मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, समझ में आ गया कि एक मास यूनिट होता है, यानी कि कार्बन का जो कार्बन में कितने एटम्स है, कार्बन 12 में 12 हो गया। तो अगर एक यूनिट की मास की अगर बात की जाए तो यहाँ पे होगा 12 × 1/12, तो कितना निकल जाएगा, 1 यूनिफाइड। ठीक है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास, इट इज़ रिटन एज U। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज। हम एटम्स को नेकेड आइज से क्यों नहीं देख सकते। तो देखिए, हमें पता है कि एटम्स बहुत ही छोटे, सबसे छोटे सब्सटेंस होते हैं जिनको नेकेड आइज देखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम साइज़ की बात करें एटम्स की, तो जब साइज़ मेज़रमेंट की बात आती है तो इन्हें साइज़ मेज़रमेंट की अगर हम बात करें तो 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर, इसमें इसको मेज़र किया जाता है। तो देखिए 10⁻−10 मीटर, तो -10 है तो कितना छोटा होता होगा। अगर वेट मेज़रमेंट की बात करें, अगर वेट की बात करें तो ये इसको हम मेज़र करते हैं 1.66 × 10⁻−24 ग्राम्स। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राम ही इतना छोटा होता है, और यहाँ पे तो 1.66 × 10⁻−24 ग्राम्स में इसको वेट कर रहे हैं। तो एकदम जो हम कह सकते हैं कि नील जो इसका वज़न होगा उस तरीके से है। तो ये दो रीज़न्स हैं जिनके वजह से हम इसको नेकेड आइज देख नहीं पाते हैं। एक और रीज़न है कि एटम जो होते हैं वो किसी न किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट एटम्स की बात करें तो एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो हम इसे नेकेड आइज देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका है, The size of an atom is so small that it is not possible to see it with naked eyes. Also, the atom of an element does not exist independently. जो एटम होता है किसी एलिमेंट का वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी न किसी एलिमेंट के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ वजहें हैं, कुछ रीजंस है जिसके वजह से हम नहीं देख पाते हैं इसको नेकेड आइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, फॉर्मूला लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सोडियम ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे कि कौन से दो एलिमेंट्स इसमें है। तो सोडियम है तो इसका नाम लिख देंगे Na। इसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन है तो O लिख दिया हमने। ठीक है, अब दोनों की वैलेंसी लिखेंगे, तो वैलेंसी सोडियम की 1 हो गई, ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है वैलेंसी। अब दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Na एंड 1O। ठीक है, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई आएगा। हमें पता है कि यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है और यहाँ पे 2 माइनस चार्ज करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो लास्ट में जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, वो आएगा Na2O। Na2O। तो ये फॉर्मूला बन के आया सोडियम ऑक्साइड का। उसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी करेंगे। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का करना है तो देखिए, एल्यूमिनियम Al, उसके अलावा क्लोरीन है इसमें तो Cl, ये दोनों नाम लिख दिया, दोनों की वैलेंसी लिख दी 3 और इसकी वैलेंसी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1Al एंड यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 3Cl, तो 3Cl ये निकल के आया। अब देखिए लास्ट में जो आपका फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन के आया,
क्योंकि एक ही बार है तो Al सीधा लिखेंगे, एक लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो AlCl3 ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकल के आ गया। उसी तरीके से बाकी करेंगे सोडियम सल्फाइड का भी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी। चलिए सोडियम सल्फाइड का मैं करके बताता हूँ फिर से। सोडियम सल्फाइड की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है सोडियम सल्फाइड में, एक तो सोडियम है और दूसरा सल्फ़र है, राइट। तो सोडियम और सल्फ़र, सोडियम का क्या होता है Na, राइट। तो हम नाम लिख देंगे, सोडियम सल्फाइड का कर रहे हैं Na एक एलिमेंट का नाम हो गया, दूसरे का सल्फ़र S हो गया। तो सोडियम सल्फाइड का कितना होता है वैलेंसी 1 होता है, और सल्फ़र का क्या होता है 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा 2Na और 1S, ये निकल के आया। तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा Na2S। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला, तो इस तरीके से फॉर्मूला हम बनाते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है सोडियम ऑक्साइड का Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, सोडियम सल्फाइड का Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट्स बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ये कुछ फार्मूला दिया गया है, इसमें आपको अब क्या लिखना है, अब आपको फार्मूला नहीं बनाना है, अब आपको इन कंपाउंड्स का नाम लिखना है। तो कंपाउंड्स का नाम लिखने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले मेटल्स का, उस कंपाउंड में जो मेटल है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद हम नॉन मेटल्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले फार्मूले की, वो है Al2SO4 3। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हमें पता है एल्यूमिनियम मेटल है, और जो सल्फेट है वो क्या है, आयन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का नाम लिखेंगे, देन सल्फेट का नाम लिखेंगे। उसी तरीके से बाकी सारे में भी हम सेम करेंगे। तो बात करते हैं आंसर की। आंसर है Al2SO4 आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। सेकेंड CaCl2, तो सबसे पहले इसमें हम कैल्शियम जो कि मेटल है तो कैल्शियम लिखेंगे, देन क्लोराइड आयन लिखेंगे तो CaCl2। देन K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, सब में देख रहे हैं मेटल पहले है और आयन नॉन मेटल्स जो है वो बाद में है। देन KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से आपका क्या तात्पर्य है, या आप केमिकल फार्मूला से क्या समझते हो। देखिए केमिकल फार्मूला हम लिखते क्यों हैं, हम केमिकल्स के जो कंपाउंड्स के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं और सिर्फ उसका नाम हम वर्ड्स में लिख दे तो उस नाम से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या हो सकते हैं, इनके मास क्या हो सकते हैं, सब हमें फार्मूला से पता चल जाता है। इसीलिए केमिकल फार्मूला का अपना इंपॉर्टेंस है। आंसर है द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, इसको जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है, फ्रॉम द chemical formula of a compound we can know the number and kinds of atoms of different elements that constitute the compound। तो chemical formula से हमें क्या पता चल सकता है, उस compound में कितने elements हैं, उनके एटम के नंबर्स क्या है और उनका काइंड ऑफ एटम्स भी हमें पता चल जाएगा केमिकल फार्मूला से। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द केमिकल फार्मूला CO2 की अगर बात करें, ये केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, वी कम टू नो दैट 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम आपस में मिलते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो केमिकल फार्मूला से हमें क्या फ़ायदा है और हम क्यों लिखते हैं ये हमें पता चल गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन। अब देखिए 2 कंपाउंड्स दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कितने एटम्स हैं। तो पहला है, देखिए पहला है H2S मॉलिक्यूल और दूसरा है PO4 और 3 जो
माइनस आपको दिख रहा है वो चार्ज है, आयन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें एटम्स कितने हैं। तो अगर H2S की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 नज़र आ रहे हैं और सल्फ़र के 1 नज़र आ रहे हैं। तो दोनों कितने एटम्स इसमें टोटल है, तो 3 है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का 1 और ऑक्सीजन के 4। ये जो 3 माइनस है इसको हम एटम नहीं काउंट करते हैं, ये चार्ज है, माइनस चार्ज है, आयन है, ठीक है। तो इसमें कितने एटम्स है, फॉस्फोरस का 1 और ऑक्सीजन का 4, यानी कि टोटल 5 है। तो आंसर देखते हैं, आंसर है इन एन H2S मॉलिक्यूल, H2S में देखिए क्या क्या है, 3 एटम्स आर प्रेजेंट, 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ सल्फ़र, ठीक है, जैसा मैंने बताया था। हाइड्रोजन का 2 है और सल्फ़र का 1 है। उसी तरीके से सेकंड में PO4, 3 माइनस वो चार्ज है, तो 5 एटम्स इसमें प्रेजेंट है, 1 ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 ऑफ ऑक्सीजन। वो 3 माइनस है, वो चार्ज है, वो एटम में काउंट नहीं होता है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ। अब देखिए अलग अलग एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनके मॉलिक्यूलर मासेस आपको कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं और एक एटम का एटॉमिक मास कितना है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हमें सम करना होता है सारे एटॉमिक मास का। जब हम पूरे एटॉमिक मास को सम कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है। क्लियर है। तो हम बात करते हैं H2 की। अगर बात करें तो H2 में देखिए, H2 में कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें H2 की, तो यहाँ पे हमें पता है कि 2 एटम है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 1। तो टोटल यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H, यानी कि 2 यूनिफाइड 2U। उसी तरीके से O2 का देख लीजिए, O2 में भी दो एटम्स हैं। H2 हमने देख लिया, 2 एटम्स थे और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कर दिया तो 2 आंसर आ गया। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो 2, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, तो 2 इंटू 16 32U हो गया। Cl2, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, और Cl2 में कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 इंटू 35 इंटू 0.5 तो 71U हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास CO2 की बात करें तो CO2 में देखिए, CO2 में 2 एलिमेंट्स है, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ठीक है। तो कार्बन का 1 एटम, कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है C, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, C12 हम लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास 12 होता है। और उसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो क्या हो गया, कार्बन का 1 एटम यानी कि 12 इंटू 1 या 12 सीधा लिख दिया, और 2 है ऑक्सीजन का, तो 2 इंटू 16 तो टोटल 32 एंड प्लस 12 44U हो गया इसका एटॉमिक मोलिकुलर मास। देन मोलिकुलर मास की बात करें CH4 की, तो इसमें कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, तो 1 इंटू 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4:1। तो टोटल अगर हम इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 यानी कि 16U, ठीक है, 16U आंसर। उसके अलावा क्या क्या बच गया है, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH, तो वो नेक्स्ट पेज में है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए C2H6, C2H6 में कार्बन के कितने एटम्स है, 2, तो कार्बन के 2 एटम्स है, C कार्बन के 2 एटम्स है, और कार्बन 1 का एटॉमिक मास होता है कितना, 12, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 यानी कि 24, और H6, H का कितना है, 6 एटम्स है और 1 एटम का एटॉमिक मास होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 प्लस 6 30। इसी तरीके से सबका निकाल लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, या फिर चलिए मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। C2H4 में भी वही करेंगे, C2H4 यानी कि C कार्बन 1 का एटॉमिक मास होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12,
एंड हाइड्रोजन का H4 है तो 4:1, तो 2:12 24 एंड 4:1 4, तो टोटल 28U। उसी तरीके से लास्ट में देख लीजिए NH3 का, NH3 में क्या क्या है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन का एक एटम एंड हाइड्रोजन का 3 एटम। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1:2 हम कर देंगे 14, और हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। इसी तरीके से CH3OH में क्या क्या है, कार्बन है, कार्बन का कितना, एक एटम इनटू एटॉमिक मास कर देंगे 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। उसके अलावा H3, तो हाइड्रोजन का 3, ठीक है, इनटू कर देंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर ऑक्सीजन है, तो O एक एटम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा 16। एक और H, यानी कि टोटल 4H था, तो एक और H है, तो 1:1 1 आ गया। तो अब ऐड कर दीजिए सबको, हाइड्रोजन के 3 + 1 4, और ऑक्सीजन का 1 16, तो 20, और ये 12 हो गया कार्बन का, तो आ गया टोटल 32U। क्लियर है। तो कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, सारे एटॉमिक मास को जब हम सम कर देते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं और एक एटम का एटॉमिक मास जो है उसको नंबर ऑफ़ एटम से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तो निकल जाता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3, इन सब का क्या निकालना है आपका फॉर्मूला यूनिट मासेस। मतलब जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास अभी निकाला था वैसा ही आपको निकालना है, यहाँ पे यूनिट मासेस निकालना है सबका, मतलब एक मास निकालना है ZnO का, Na2O का, K2CO3 का, और सबका यहाँ पे आपका दे दिया हुआ है। देखिए ऑलरेडी गिवन है, Zn का जो एटॉमिक मास होता है वो दे दिया हुआ है, सोडियम का भी गिवन है, पोटेशियम का भी गिवन है, कार्बन का भी गिवन है, और ऑक्सीजन का भी गिवन है। तो अब हमें तो कुछ करना ही नहीं है, अब बस हमें करना क्या है, जैसे हमें ZnO का निकालना है, तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का हमें पता है 65 गिवन है, तो Zn कितने एटम्स है ये पहले देख लेते हैं। Zn का एक एटम है और ऑक्सीजन के भी एक ही एटम है, दोनों का एक एक है, तो Zn 1:65 और ऑक्सीजन का 1:, ऑक्सीजन का 16 होता है 16, तो दोनों का हो गया 65 एंड 16, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा 81U हो जाएगा किसका, जिंक ऑक्साइड का। तो बात करते हैं आंसर की। देख लीजिए फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, एटॉमिक मास ऑफ Zn प्लस एटॉमिक मास ऑफ O, तो दोनों का ऐड कर दिया, क्योंकि दिया हुआ है हमें Zn का 65 गिवन है ऑलरेडी, ऑक्सीजन का भी गिवन है, यहाँ पे देख लीजिए 16, तो दोनों का ऐड कर दिया 81U निकल गया। उसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड Na2O में देख लीजिए, Na2O में सोडियम का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Na का एटॉमिक मास कितना है 23, क्योंकि माफ़ करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें गिवन है, सबका एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है, तो हमें ढूंढने की या याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। Na2O में बात करें, Na2O, तो सोडियम के कितने एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, 2, तो 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, Na ढूंढिए 23 है, तो 2 इंटू 23 यानी कि कितना आ गया 46। उसी तरह से O ऑक्सीजन का एक ही है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 1:16 कितना होता है 16 ही होता है, तो 46 + 16 अगर ऐड करें तो 62 हमारा निकल के आ जाएगा यूनिट मास। ओके, उसी तरह से लास्ट में है K2CO3, तो इसमें पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, तो पोटेशियम यानी कि K के 2 एटम्स है, और पोटेशियम का जो K का मास है, एटॉमिक मास वो है 39, तो 2 से 39 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 78। ठीक है, उसी तरह से अब हम निकाल लेंगे किसका, K2CO3। अब कार्बन का भी एक ही है इसमें,
और कार्बन का एटॉमिक मास हमें याद भी है और गिवन भी है 12 होता है, तो 1 इंटू 12 निकल के आ गया। उसी तरह से K2CO3। अब ऑक्सीजन का 3 है, तो ऑक्सीजन का 3 एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को आ जाएगा कितना 48। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 138 U। तो आई होप समझ में आ गया होगा, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला था वैसे भी इसमें भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम्स, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। क्वेश्चन है कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स 12 ग्राम के बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स 12 ग्राम के बराबर है, तो 1 एटम कार्बन का मास कितना होगा ग्राम में। ठीक है, तो हमें क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम के बराबर है, और 1 मोल क्या होता है, 1 मोल हमें पता है कि जो 1 मोल है उस 1 मोल ऑफ मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर मास को हम कहते हैं मोलर मास। तो यहाँ पे दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स 12 ग्राम के बराबर है, दैट इज़ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज़ 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम 1 मोल के बराबर है, 1 मोल ऑफ मास के बराबर है। और 1 मोल कितने के बराबर होता है हमें पता है, 1 मोल होता है बराबर, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर। यानी कि 12 ग्राम जो है ये कितने के बराबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के, जैसा कि यहाँ भी गिवन है द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 12 ग्राम। ओके, तो हमें पता है कि 12 ग्राम कितना है, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो मोलर मास है वो 12 ग्राम है। तो अगर हम एक एटम ऑफ कार्बन का मोलर मास निकालें तो वो कितना होगा, तो हमें पता है कि कार्बन में टोटल मास कितना होता है 12। ठीक है, तो हमें 1 एटम का निकालना है, तो हम निकाल लेंगे 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो ये हम ऐसा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। आपसे पूछ रहा है कि विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। 100 ग्राम सोडियम में ज़्यादा एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, या 100 ग्राम्स आयरन में ज़्यादा एटम्स है। और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एटॉमिक मास दिया हुआ है 23 सोडियम का, और आयरन का दिया हुआ है 56 एटॉमिक मास। क्लियर है, तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किस में, दोनों में, सबसे पहले सोडियम में और उसके बाद आयरन में। तो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास गिवन है सोडियम का 23 U। तो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास जिसे कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ Na है कितना 23 ग्राम। नाउ 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना, हमें पता है मोलर मास एक यूनिट का कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम्स। तो 23 ग्राम्स सोडियम में कितना कितना एटम नंबर ऑफ एटम्स हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 23 ग्राम्स सोडियम में। क्योंकि एटॉमिक मास 23 U है तो मोलर मास हो जाएगा 23 ग्राम्स, और 23 ग्राम्स यानी कि 23 ग्राम्स एक मोल का जो मास है वो 23 ग्राम्स है, यानी कि टोटल जो सोडियम में एटम्स हैं वो कितने हैं 23 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझिएगा,
तो हमसे पूछ रहा है कि 100 ग्राम्स में कितने होंगे। अब 100 ग्राम्स में निकालना है तो आराम से यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन क्या करेंगे, अपॉन करेंगे 23 और इंटू कर देंगे 100 से, तो 100 ग्राम में निकल जाएगा नंबर ऑफ़ एटम्स। तो 100 ग्राम में जब हमने नंबर ऑफ़ एटम्स निकाला तो सोडियम में इतने एटम्स निकले, 100 ग्राम्स में इतने एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स निकले 100 ग्राम ऑफ सोडियम में। अब बात करते हैं आयरन की, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। अब आयरन की अगर बात करें तो आयरन का हमें दिया हुआ है एटॉमिक मास 56 U। तो अगर हम इसके मोलर मास की बात करें तो ये 56 ग्राम हो जाएगा, और 56 ग्राम में जो एटॉमिक नंबर्स होंगे प्रेजेंट वो कितना होगा, वो फिर से होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब 100 ग्राम में निकालना होगा तो फिर से क्या करना पड़ेगा, अपॉन 56 करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो निकल के आया 100 ग्राम ऑफ आयरन में इतना निकल के आया नंबर ऑफ़ एटम्स। तो देखिए कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। तो हमें समझ में आता है कि जो सोडियम है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स, 100 ग्राम सोडियम में ज़्यादा एटम्स होंगे कंपेयर करें अगर 100 ग्राम आयरन से। तो देयरफॉर 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ़ एटम्स दैन 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 0.24 gram of sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.96 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। यानी कि एक सैंपल लिया गया, एक कंपाउंड का सैंपल लिया गया। वो सैंपल क्या था, एक कंपाउंड का सैंपल लिया गया कितने का, जिसका क्वांटिटी था 0.24 ग्राम। 0.24 ग्राम कंपाउंड में, जो कि कंपाउंड बना है किससे, ऑक्सीजन से और बोरॉन से। तो इतने क्वांटिटी में जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि 0.096 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। कितने में, 0.24 ग्राम के कंपाउंड में। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। अब इतने 0.24 ग्राम कॉम्पोजिशन में ऑक्सीजन और बोरॉन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना कितना था वेट के हिसाब से, वो आपको निकालना है। तो दिया हुआ है मास ऑफ बोरॉन उस कॉम्पोजिशन में 0.096, मास ऑफ ऑक्सीजन है उसमें 0.144 ग्राम, और पूरे दोनों सब सैंपल जो कि कंपाउंड है उस सैंपल का जो मास है वो है 0.24 ग्राम। तो अगर परसेंटेज ऑफ बोरॉन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसका जो वेट है बोरॉन का अगर निकालना है तो बोरॉन का वेट अपॉन टोटल वेट, टोटल कितना है 0.2 इंटू 100% कर देंगे तो निकल जाएगा किसका, बोरॉन का परसेंटेज, जो कि निकला 40%। उसी तरह से ऑक्सीजन का जो मास है 0.144 अपॉन टोटल, यानी कि 0.24 इंटू 100 कर देने से जो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकला वो निकला 60%। तो समझ में आ गया, बोरॉन का जो वेट है वो उस कंपाउंड में था 40% और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज था वो था 60%। यूनिटरी मेथड से निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि जब 3 ग्राम्स कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned with 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? कह रहा है कि जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो CO2 बनता है जो कि 11 ग्राम का बनता है। उसी तरह से जब 3 ग्राम कार्बन को ही 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या होगा, और आपका आंसर जो है वो किस लॉ के कौन सा जो लॉ है केमिकल से रिलेटेड, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो गवर्न करेगा। तो देखिए हमें ऑलरेडी बता दिया गया कि
3 ग्राम कार्बन को हम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जला सकते हैं। तो 3 ग्राम जब भी आप 3 ग्राम कार्बन को जलाओगे तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ जलाते हो तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा उसके साथ, बाकी जितना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात कि 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ हम 8 ग्राम ऑक्सीजन को ही रिएक्ट करा सकते हैं। एक्स्ट्रा जो 50 ग्राम आपने कराया तो उसमें से जो एक्स्ट्रा 42 ग्राम्स बच गए, 8 ग्राम रिएक्ट हो गया और 50 में से 8 ग्राम रिएक्ट हो गया, बचा 42 ग्राम्स, ये अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो आंसर है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि क्वेश्चन में भी बताया गया है, इफ़ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जब उसी 3 ग्राम कार्बन को आप 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हो, देन 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी भी वो 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो उतने में ही वो रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि वही कॉम्बिनेशन है उसका। द रिमेनिंग 42 ग्राम ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव, और वो 42 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टिव रह जाएगा आपका। ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड अप। अभी भी कितना CO2 बनेगा, सिर्फ 11 ग्राम ही बनेगा। द अबव आंसर इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वही यहाँ पे भी लागू होगा, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था कि जो किसी भी कंपाउंड में मास का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो वही यहाँ पे भी लागू हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक आयंस किसे कहते हैं, एग्जांपल दीजिए। तो देखिए ऐसे आयंस, ठीक है, अ पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। तो ऐसा ग्रुप या ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और उन पे चार्ज होगा, उनके साथ चार्ज भी होगा, तो इसे कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। एक से ज़्यादा क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा और उसके एटम्स होंगे और साथ ही साथ चार्जेस भी होंगे, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। फॉर एग्जांपल देखिए फिर से पढ़ते हैं, अ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन जैसे NH4 और इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, कार्बोनेट आयन CO3 और इस पे 2 माइनस नेगेटिव चार्ज है। सल्फेट आयन SO4 और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो हमें समझ में आ गया पॉलीएटॉमिक आयंस किसे कहते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, उनके एटम्स होंगे और साथ ही साथ चार्ज भी होंगे, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फार्मूला आपको लिखना है, और जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे, उसकी वैलेंसी लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूट्रलाइज करके हम फार्मूला लिख देंगे। तो वही यहाँ पे भी आपको करना है। सबसे पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कॉपर नाइट्रेट का CuNO3(2), एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो कुछ कंपाउंड्स आपके सामने दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्स का नाम बताने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड्स है इनका केमिकल फार्मूला क्या है, और एक बार जब केमिकल फार्मूला आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से क्या क्या एलिमेंट्स उसमें हैं ये बता सकते हो। तो आंसर देखिए, कंपाउंड क्विक लाइम, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaO, और CaO देख के आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। उसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें इसका जो केमिकल फार्मूला है HBr, इसमें हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। बेकिंग पाउडर NaHCO3, इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसमें पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस।
आपको मोलर मास इसमें निकालना है। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, हमें पता है जितने भी एटम हैं उसको एटॉमिक मास से हम मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे सबका, तो मोलर मास निकल जाएगा, जैसा कि हमने निकाला है पहले। तो सबसे पहला है इथाइन, और इथाइन जो है इसका C2H2। तो C2H2 में देखिए कार्बन के कितने हैं, कार्बन के 2 एटम्स हैं, कार्बन के 2 एटम्स हैं, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस H हाइड्रोजन के 2 एटम्स और एटॉमिक मास होता है 1, तो मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आ गया 26 ग्राम्स। उसी तरीके से सबका हमें कर देना है। मोलर मास ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र का S8 होता है, तो 8 इंटू एक एटॉमिक, सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32, और टोटल यहाँ पे 8 एटम्स है सल्फ़र के, तो 8 इंटू 32 256 ग्राम्स। सेम मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस P4, तो 4 एटम्स इंटू 31 होता है फॉस्फोरस का एटॉमिक मास, तो हो गया 124 ग्राम। उसी तरीके से HCl में देखिए हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 1, तो 1 + 35.5, तो दोनों हो गया 36.5। सेम HNO3 में हाइड्रोजन का 1, तो 1 + N नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, तो 14, और O3 तो 3 × 16 48, तो टोटल हो गया 63 ग्राम्स। तो समझ में आ गया आपको कैसे निकाला हमने मोलर मास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। बी में देखिए 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एंड लास्ट है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14U, ठीक है, तो 14U होता है, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, यानी ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल इज इक्वल टू 14 ग्राम नाइट्रोजन का। अगर बी की बात करें 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 27, तो एटॉमिक मास सबसे पहले हम निकाल लेंगे किसका 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का। तो एटॉमिक मास अगर 27U है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 27 ग्राम, एक का एल्यूमिनियम के 1 एटम का 1 मोल का। तो अगर 4 मोल का निकालना है तो 4 × 27, तो आ जाएगा 108 ग्राम। क्लियर है। सेम अगर मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड निकालना है, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं हम इसका एटॉमिक मास। तो Na2 सोडियम का 2 एटम इंटू सोडियम का मोलर मास होता है 23, प्लस सल्फ़र का 1, तो सल्फ़र का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का 3, तो ऑक्सीजन का 3 × 16, तो टोटल कितना आ गया 126, तो ग्राम आ गया 1 मोल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 मोल का बोल रहा है, तो 126 × 10 हम कर देंगे तो आ जाएगा 1260 ग्राम्स। तो समझ में आ गया कैसे निकाला हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मोल। यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। पहला है ए में देखिए 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम ऑफ वाटर एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको मोल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 1 मोल कितना होता है 32 ग्राम 1 मोल। तो अगर 12 ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 32 ग्राम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। तो अगर हम 12 ग्राम को कन्वर्ट करें तो 12 ग्राम कितना हो जाएगा 12/32 ग्राम 32 मोल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.375 मोल, तो वही है यहाँ पे। ओके, तो सबको ऐसे ही करना है। 20 ग्राम ऑफ वाटर को करना है H2O, ठीक है। H2O में क्या क्या है, H2O हाइड्रोजन का
2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, एक एटम का कितना होता है मोलर मास 16, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2 का हो जाएगा +2, तो टोटल 18 हो जाएगा। तो वही है 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल H2O, दोनों मिला करके 18 हो गया ना, 16 + 2 18 ग्राम वाटर हो गया 1 मोल के बराबर। तो 20 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 20/18 मोल, यानी कि टोटल 1.11 मोल्स अप्रॉक्सीमेट आंसर है। अगर हम सी की बात करें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है, CO2, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, तो कार्बन का 1 एटम मतलब 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 एटम, तो 2 × 16 यानी कि 32, टोटल 20 टोटल हो गया 44। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना हो जाएगा 22/44 यानी कि 0.5 मोल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मोल में कन्वर्ट करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास ऑफ, ए में देखिए 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड बी 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा, तो हमें पता है कि 1 मोलर मास होता है ऑक्सीजन का 16 ग्राम, राइट। तो अगर 0.2 मोल की बात करें तो 0.2 × 16 ग्राम, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा 3.2 ग्राम्स, राइट। उसी तरह 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर क्या है H2O, तो हाइड्रोजन इसमें 2 है, तो 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 यानी कि 16, तो 18 हो गया टोटल। तो H2O का 1 मोल का जो है, यानी कि 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम, तो 0.5 यानी कि 1/2 का कितना हो जाएगा, तो अगर 1 का 18 है तो आधे का कितना होगा 9 होगा ऑब्वियसली, तो 0.5 × 18 9 ग्राम्स, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर यानी कि S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। हमें क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए सल्फर में जो कि 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में मौजूद है। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर, सल्फर का जो मोलर मास होता है सल्फर के 1 एटम का 1 मोल का वो होता है 32 ग्राम। तो यहाँ पे तो S8 है यानी कि टोटल 8 एटम्स इसमें है, तो 8 × 32 यानी कि 256 ग्राम्स टोटल S8 का मोलर मास हो गया। तो दैट इज़ 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स 256 ग्राम में कितने हैं जो मोलर मास है, तो उसमें कितना एटम है, हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देन 16 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 16 ग्राम में यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे तो 6.022 × 10⁻23 अपॉन टोटल 256 × 16 ग्राम में निकालना है तो 16, तो वही ये है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3.76 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.51 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है ये आपको बताना है। और हिंट क्या मिला हुआ है हमें, हिंट है द मास ऑफ एन आयन इज़ द सेम ऑफ दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। जो आयन का मास होता है किसी एलिमेंट का वो उतना ही होता है जितना उसका एटम होता है जिसमें उस एलिमेंट में जितना एटम होता है, ठीक है, एटॉमिक मास। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास गिवन है हमें 27U। तो एल्यूमिनियम आयन निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें तो ये जानेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो वो होता है Al2O3। अब हम इसका मोलर मास पहले निकाल लेंगे Al2O3 का, तो Al2O3 का निकालेंगे तो आ जाएगा एल्यूमिनियम का मोलर मास है, एटॉमिक मास है 27 और 2 एटम्स है तो 2 × 27 प्लस 3 × ऑक्सीजन का 16, तो 102 ग्राम्स, ठीक है। टोटल ये आ गया आपका मोलर मास। तो 102 ग्राम्स ऑफ Al2O3 ये जो मोलर मास है ये कितने के बराबर है, ये है
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है ना। अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी एक मोल का जो मोलर मास होगा वो इतने एटम्स के बराबर होता है, ये हम शुरू से अभी डिस्कस करते आ रहे हैं। तो 102 ग्राम ऑफ Al2O3 में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वही करना है, टोटल को नीचे रख देना है एंड 0.051 से मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिटरी मेथड से हम निकाल लेंगे। तो टोटल मॉलिक्यूल्स जो आएगा 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 में जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो आएंगे 3.011 इंटू 10⁻20। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स। अब हमें ढूंढना है कि इसमें Al के कितने आयंस प्रेजेंट हैं। तो Al2O3, अगर Al की बात करें तो Al3 प्लस आयंस इसमें होगा। एल्यूमिनियम के कितने एटम्स है, 2। ठीक है, कितने एटम्स है, 2। तो प्रेजेंट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 2। एल्यूमिनियम का जो आयन होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 होता है, तो यहाँ तो बात हो रही है 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स की। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे। तो अगर एक में 2 होता है तो इतने में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20 यानी कि 6.022 इंटू 10⁻20 इतने। तो इससे क्या पता चला कि एल्यूमिनियम आयन जो होता है वो 0.51 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होगा किसका, एल्यूमिनियम आयन का। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहें NCERT ज़ोन को। स्टे सेफ, स्टे होम।